आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जियोग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पैसिफिक ओशन करंट। तो पैसिफिक ओशन के अंदर जो करंट फ्लो करता है उसको मैं आपके साथ कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करूंगा। तो शुरू करता हूं मैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको पैसिफिक ओशन दिखाता हूं। पैसिफिक ओशन जो है वो ये है। इसके ईस्ट साइड पे एक तो साउथ अमेरिका है और दूसरे नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका। उसके अलावा इसके वेस्ट साइड पर जो है वो है एशिया और दूसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। ये जो ओशन है ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला ओशन है। ये ओशन दुनिया का वो ओशन है जिसमें वाटर का जो वॉल्यूम है वो सबसे ज्यादा होता है। पानी जो है वो अपर साइड पर यानी नॉर्थ साइड पर पानी का वॉल्यूम कम होता है क्योंकि इस पर अर्थ लैंड मास जो है वो ज्यादा है, यानी नॉर्थ अमेरिका और एशिया के कॉन्टिनेंट होने की वजह से। पैसिफिक ओशन के अंदर साउथ साइड पर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर अर्थ लैंड मास कम है। एक साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है तो सही, लेकिन वो बहुत दूर है, और दूसरी तरफ सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया या थोड़ा सा न्यूजीलैंड का एरिया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये कि नॉर्थ साइड पर इसकी वॉल्यूम ऑफ वाटर कम और साउथ साइड पर वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा। नॉर्थ साइड पर अर्थ लैंड मास ज्यादा, साउथ साइड पर अर्थ लैंड मास कम होता है। जमीन चूंकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है और करंट जो है जमीन की रोटेशन के उल्ट रोटेट करता है, यानी जमीन अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है तो करंट जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करेगा। तो शुरू करता हूं मैं अपने लेक्चर की मजीद एक्सप्लेनेशन को। तो करंट जो है ये डॉटेड लाइन जो है ना, ये बेसिकली शो कर रही होती है इक्वेटर लाइन को। डॉटेड लाइन इक्वेटर लाइन को शो कर रही होती है। इक्वेटर लाइन जो है वो 0 डिग्री लाइन है। 0 डिग्री लाइन होने की वजह से सूरज जो है वो इस इक्वेटर लाइन के इन एंड अराउंड मूव करता है। सूरज चूंकि इस इक्वेटर लाइन के इन एंड अराउंड मूव करता है तो जिसकी वजह से पानी के ऊपर जो सूरज होता है तो पानी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जो कि 27 डिग्री या 80 फारेनहाइट तक होता है। करंट जो है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका से शुरू होता है तो ये सीधा वेस्ट की तरफ जाता है। सीधा क्या जाता है? वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट की तरफ जाता है तो इसके रास्ते में जब एशिया के अंदर ये करंट पहुंचता है तो ये फिलिपाइन और इंडोनेशिया के जो जजीरे हैं उनके साथ टकराता है। तो जब करंट जो है इंडोनेशिया और फिलिपाइन के जजीरों के साथ टकराता है तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। वो करंट जो इक्वेटर लाइन से इंडोनेशिया और फिलिपाइन की सरहद से टकराने के बाद नॉर्थ की तरफ जाता है उसको बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटर करंट, और वो करंट जो कि साउथ की तरफ जाता है उसको बोलते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है थोड़ा सा आगे जाने के बाद दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक हिस्सा वो होगा जो कि इंडोनेशिया फिलिपाइन इनके ईस्ट साइड से गुजरेगा, ठीक है, और दूसरा हिस्सा वो होगा जो कि इन कंट्रीज इंडोनेशिया फिलिपाइन वगैरह के वेस्ट साइड से गुजरेगा और जो एशिया का कॉन्टिनेंट है उसके ईस्ट साइड से गुजरेगा, यानी एशिया का जो प्रॉपर लैंड मास कॉन्टिनेंट है उसके ईस्ट साइड से गुजरेगा, यानी यहां से गुजरेगा। तो ये दोनों करंट जापान से थोड़ा सा पहले जब आपस में मिलेंगे इन जजीरों के खत्म होने के बाद तो आगे होगा जापान। तो यहाँ पे है जापान। जापान जब इनके सामने आएगा तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। एक करंट जो है वो चाइना या रशिया और जापान के दरमियान में से गुजरेगा, यानी जापान के वेस्ट साइड पर गुजरेगा, और जो दूसरा करंट होगा वो जापान के ईस्ट साइड से गुजरेगा। जो कि जापान के वेस्ट साइड से गुजरेगा वो ये वाला करंट है, जो जापान के ईस्ट साइड से गुजरेगा वो ये वाला करंट है, दरमियान में है जापान। तो जब ये करंट जापान को क्रॉस करेंगे तो आगे फिर इकट्ठे हो जाएंगे। वो करंट जो जापान के ईस्ट साइड से गुजरेगा उसको बोलते हैं क्रोशियो करंट, और वो करंट जो जापान के वेस्ट साइड से गुजरेगा उसको बोलते हैं तोशिमा करंट। जब कुरोशियो और तोशिमा करंट आपस में मिलते हैं तो इस जगह पर तो यहाँ इस जगह पर एक कंडीशन पैदा होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। ये बेसिकली अमेरिकन स्टेट अलास्का है और ये जो है साइबेरिया स्टेट है रशिया की। ये अलास्का स्टेट है और ये है साइबेरिया स्टेट की, और ये है बेयरिंग सी। बेयरिंग सी जो है यहाँ से कोल्ड वाटर जो है, चूंकि ये नॉर्थ पोल पे है, कोल्ड वाटर जो है ये अंदर इंटर होता है। ये जो है एरिया बेयरिंग सी है। बेयरिंग सी से जो है कोल्ड करंट अंदर की तरफ आता है, और वो कोल्ड करंट जो कि एशिया के ईस्ट साइड की तरफ आता है इसको हम बोलते हैं कामचाटका करंट। यहां पर साइबेरिया और अलास्का को क्रॉस कर कर वो करंट जो कि वेस्ट की तरफ मुड़ता है उसको हम बोलते हैं कामचाटका करंट। ये जो कामचाटका करंट है गुजरते हुए सी ऑफ ओस्टोक से टच करता है। ये इलाका जो है इसको हम बोलते हैं सी ऑफ ओस्टोक। ये रशिया की टेरिटरी के पास है, ठीक है। सी ऑफ ओस्टोक से जब करंट टकराएगा तो इसके साथ ही इस करंट का नाम बन जाएगा ओस्टोक करंट। तो इसको जब क्रॉस करेगा तो इसको हम ओस्टोक करंट कहते हैं। ये ओस्टोक करंट जो है ये एशिया के ईस्ट साइड से होता हुआ
कुरोशियो और तोशिमा करंट जो कि जापान के इधर उधर से गुजरा था, वो बाद में जाके जब मिला था तो ये वाला बेयर एंड सी से आने वाला कामचाटका और ओस्टोक करंट जो है वो भी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। तो ऊपर बेयर एंड सी से जो है कोल्ड करंट आया, यहाँ से गया वार्म करंट, कुरोशियो करंट और तोशिमा करंट जो है ये जब मिले तो वार्म करंट बना। तो कोल्ड करंट और वार्म करंट के मिलने की वजह से एक कंडीशन पैदा होती है जो कि फोगी कंडीशन होती है। इस इलाके में ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, कोल्ड और हार्ड वाटर, इन दोनों वाटर के आपस में रिएक्ट करने की वजह से वाटर का जो टेम्परेचर हो जाता है वो मॉडरेट हो जाता है और ये टेम्परेचर जो है फिशेस के लिए बहुत ही आइडियल होता है। इस लोकेशन पर हाईली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं जो कि फिशेस की खुराक हैं। तो ये इलाका जो है जापान के नॉर्थ ईस्ट साइड वाला इलाका जो है ये पूरी दुनिया में फिशेस के लिए मशहूर है। जापान जो है ये पूरी दुनिया को यहाँ से फिशेस एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ से पानी जो है, यहाँ से जो करंट है वो फिर जाता है नॉर्थ अमेरिका की तरफ। तो इस करंट को बोलते हैं नॉर्थ पोल करंट। ये करंट नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाते 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 जब ये नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका जिसको हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं, उसकी वेस्टर्न कोस्ट से टकराएगा तो फिर ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। जब ये वेस्टर्न कोस्ट से टकराएगा तो दो हिस्सों में तकसीम होगा। एक करंट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा अलास्का की तरफ, तो अलास्का की तरफ जो जाएगा वो कनाडा के बॉर्डर से होता हुआ अलास्का से होता हुआ दोबारा बेरिंग सी में चला जाएगा। तो इस करंट को हम बोलते हैं अलास्का करंट। उसके अलावा वो करंट जो कि साउथ साइड की तरफ आएगा तो वो नॉर्थ अमेरिका के बॉर्डर से होता 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 मैक्सिको से होता होता साउथ अमेरिका के बॉर्डर से टकराकर, उसकी कोस्ट से टकराकर, यानी कि जो करंट नीचे आएगा वो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से टकराता हुआ मैक्सिको के वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ पर ये जो एरियाज है डिफरेंट कंट्रीज हैं उनसे टकराता हुआ साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ पहुंचेगा। तो वहां पर पहुंचने के बाद ये दोबारा जो है ये उसी इक्वेटर लाइन पर वेस्ट की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। पैसिफिक ओशन जो है इसके नॉर्थ साइड पर दो गायर बनते हैं। एक का नाम है नॉर्थ पैसिफिक गायर जो कि वे ये इलाका है, यहाँ से करंट फ्लो करता हुआ यहाँ दो हिस्सों में तकसीम हुआ, यहाँ मिला, यहाँ फिर जापान के ईस्ट और वेस्ट से गया जिसको कुरोशियो और तोशिमा करंट कहते हैं। उसके बाद ये मिला, ऊपर से बेरिंग सी आया जिसको कामचाटका करंट कहते हैं, जो कि सी ऑफ ओस्टोक से जब टकराएगा तो उसका नाम ओस्टोक करंट होगा। ये फिशेज ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाएगा। तो नॉर्थ अमेरिका से जो अलास्का की तरफ दोबारा जाएगा उसको हम अलास्का करंट कहते हैं। जो नीचे की तरफ आएगा उसको हम बोलते हैं कैलिफोर्निया करंट। इस करंट को हम बोलते हैं कैलिफोर्निया करंट। तो अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे दो गायर बन गए, इसको बोलते हैं सब पोलर गायर, इसको बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक गायर। तो वो करंट जो कि फिलिपाइन इंडोनेशिया की सरहद से टकराने के बाद नीचे की तरफ गया, यानी कि वेस्ट साइड की तरफ गया, उसको बोलते हैं वेस्ट इक्वेटोरियल करंट। ये करंट जो है पापा न्यू गिनी के ऊपर से और पापा न्यू गिनी से नीचे, यानी पापा न्यू गिनी के वेस्ट और ईस्ट साइड से होता हुआ ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड पर पहुंचता है। जब ये करंट ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट साइड पर पहुंचता है तो इसको बोलते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट फिर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट से होता हुआ न्यूजीलैंड के ऊपर से जाता है और ऑस्ट्रेलिया के जो वेस्ट साइड है उससे जो आ रही होती है वेस्ट विंड्स ड्रिफ्ट आ रही होती हैं। तो ये करंट जो होता है वार्म होता है और ये भी वार्म होता है, ठीक है। ये कोल्ड होता है, ये वार्म होता है, ठीक है। तो उसमें जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है ये चूंकि कोल्ड करंट होता है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के साथ मिलेगा तो ये दोनों आपस में मिल के जब ये जाएंगे तो ये साउथ अमेरिका की पट्टी के साथ, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट के साथ जब ये करंट मिलेगा तो इस करंट को हम कहते हैं पीरू करंट। तो ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका के साथ टकराता 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 ये उसी लोकेशन यानी कि इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री लाइन पर पहुंच जाता है। तो इसी तरह ये जो है करंट के फ्लो का सर्कल वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के थ्रू और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के थ्रू ये मुकम्मल होता है। तो यहाँ पे जो गायर बनता है इसको बोलते हैं हम साउथ पैसिफिक गायर। हाई वाटर होने की वजह से जमीन अपनी लोकेशन से डिसलोकेट ना हो जाए, इस मकसद के लिए काउंटर इक्वेटोरियल करंट मेंटेन होता है। यानी कि जितना करंट जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएगा उतना ही करंट वेस्ट से ईस्ट की तरफ नॉर्थ साइड पे भी कुछ जाएगा और कुछ साउथ साइड से जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट, यानी जो करंट ईस्ट से वेस्ट में बहने वाले करंट को काउंटर करने के लिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ इक्वेटर लाइन के आसपास बहता है उसको हम बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। उसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ी सी और इसकी क्लैरिटी दे देता हूं कि करंट जो है ना बेसिकली इस फिगर की मदद से आप देखें, यहां से फ्लो हुआ यहां, तो इन एरियाज के अंदर भी करंट ऐसे फ्लो करता है, ठीक है। इन एरियाज के अंदर भी ऐसे करंट फ्लो करता है। ये श्रीलंका है, ये इंडिया है, ये म्यांमार वगैरह कंट्री हैं, ये ईरान, सऊदी अरेबिया है और यहाँ पर अफ्रीका शुरू हो जाता है। ये देखें नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है, यानी कि जो आइसलैंड है उनसे गुजरने के बाद करंट इस साइड पर भी फ्लो करता है। हम आम रूटीन में इस साइड को डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं एक और क्वेश्चन। आप लोग जब मैप देखते हैं तो उसमें आपको अमेरिका दुनिया के वेस्ट साइड पर और रशिया दुनिया की ईस्ट साइड पर दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि हमारा जो गूगल अर्थ मैप है, हमारा जो मैप है वो एक पेपर के ऊपर सीधा करके बनाया
गया है, जबकि दुनिया जो है वो गोल है। दुनिया गोल है क्योंकि जब सीधा बनाया गया है तो उसकी वजह से रशिया जो है वो ईस्टर्न साइड पर आ गया है और अमेरिका जो है वो वेस्टर्न साइड पर आ गया है। लेकिन हकीकत में जो अमेरिकन स्टेट है अलास्का, यानी ये वाली अमेरिकन स्टेट अलास्का, और रशिया, ये है रशिया। तो रशिया की ये वाली जो स्टेट है ये है साइबेरिया स्टेट। साइबेरिया स्टेट और अलास्का स्टेट आपस में तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं ओनली। ये अलास्का जो है पहले अमेरिका का हिस्सा था, ये अलास्का जो है पहले रशिया का हिस्सा था, और रशिया चूंकि एक वक्त पर कमजोर था और ये इसके साथ बाय लैंड रशिया जो है अलास्का के साथ कनेक्ट नहीं था। अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात एक जमाने में खराब होने की वजह से रशिया को लगा कि अमेरिका कहीं इसके ऊपर कब्जा ना कर ले, तो रशिया ने इसको सेल कर दिया। तो अब ये जो है अलास्का स्टेट और साइबेरिया स्टेट, ये रशिया की साइबेरिया स्टेट और ये अमेरिका की अलास्का स्टेट आपस में 80 से 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। इन दोनों के दरमियान छोटे छोटे आइसलैंड हैं। एक आइसलैंड को बोलते हैं लिटिल डायोमेड आइसलैंड, जो आइसलैंड अमेरिका की तरफ है उसको बोलते हैं लिटिल डायोमेड आइसलैंड, और वो आइसलैंड जो कि रशिया की तरफ है उसको बोलते हैं लार्ज डायोमेड आइसलैंड। तो लार्ज और लिटल जो हैं ये दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लार्ज और लिटल डायोमेड जो हैं उन दोनों के दरमियान फासला सिर्फ 4 किलोमीटर है। ये जो है 4 किलोमीटर वाली लाइन ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। यहाँ पर है एक इंटरनेशनल डेट लाइन जिन दोनों के दरमियान, यानी एक छोटे आइसलैंड अमेरिका की साइड वाले और रशिया की साइड वाले बड़े आइसलैंड जो कि एक दूसरे से 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं, इन दोनों की टाइमिंग के दरमियान 20 घंटे का डिफरेंस है, क्योंकि इंटरनेशनल डेट टाइम जो है वो चेंज होने की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पैसिफिक ओशन कंप्रीहेंसिवली समझाया। तो ये पैसिफिक ओशन जो है आप इसको मजीद इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, शक्ल जो है मैंने आपको निचला हिस्सा भी दिखा दिया है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट न्यूजीलैंड से ऊपर से गया तो ये यहाँ से वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आ रही थी। ठीक है, ये स्मॉल फोकलैंड आइसलैंड है जो कि मैंने आपको अटलांटिक ओशन में समझाए थे। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू।